जोहार। मैं गीता कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करती हूं। बाकी दिनों की तरह आज भी मैं आपके लिए ढेर सारी नई जानकारियां लेकर आई हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मशरूम उत्पादन इकाई स्थापना के लिए दिया जाता है 40% अनुदान। राज्य में चलाई जा रही है पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी योजना। निकाई गुड़ाई के लिए उत्तम कृषि यंत्र है डच हो। राज्य के किसान मशरूम उत्पादन से संबंधित कोई भी इकाई लगाना चाहते हैं, जैसे मशरूम उत्पादन इकाई, स्पॉन उत्पादन इकाई या कंपोस्ट उत्पादन इकाई, तो उनके लिए झारखंड राज्य बागवानी मिशन की एक लाभकारी योजना है। इस योजना के तहत इन इकाइयों की स्थापना के लिए परियोजना लागत का 40% राशि लाभुक को अनुदान स्वरूप दी जाती है। झारखंड राज्य बागवानी मिशन राज्य में बागवानी से जुड़े किसानों के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक है मशरूम उत्पादन से संबंधित इकाई, जैसे स्पॉन इकाई। कंपोस्ट इकाई के साथ मशरूम उत्पादन इकाई लगाने के लिए उसमें लगने वाले खर्च का 40% राशि अनुदान देती है। शेष 60% राशि किसान को स्वयं वहन करना होता है। राज्य के पशुपालकों के लिए केंद्र प्रायोजित या राज्य प्रायोजित कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनमें से एक है पशुओं के निशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं मुफ्त या अनुदानित दर पर दवा वितरण की योजना। राज्य के पशुपालक अपने पशुओं की स्वास्थ्य जांच अपने क्षेत्र के पशु स्वास्थ्य केंद्र में कराकर अनुदानित दर पर दवाएं लेकर इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। झारखंड सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा भी पशुपालकों के लिए कई विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें किसान भाइयों को उनके नज़दीक का जो भी प्रखंड है या जिस प्रखंड में उनका गांव आता है, उस प्रखंड के पशु चिकित्सालय में भी कई विभिन्न प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं किसान भाइयों के लिए, जो सरकार की तरफ से उनको अनुदान भी उपलब्ध हैं। किसान भाइयों, चने की फसल लगाने का समय आ चुका है। इस समय आप चने की पूसा 240, बीजी 214, सी 235, एच 208 नामक प्रभेदों की बुआई कर सकते हैं। इन प्रभेदों में कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और इनके दाने छोटे होते हैं। बेहतर उपज के लिए कृषक बंधु इन प्रभेदों का चयन कर सकते हैं। पूसा 240, बीजी 214, सी 235, एच 208 ये नाम चना के उन्नत प्रभेदों के हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। लगभग 75 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के दर से बुआई कर लगभग 15 से 20 क्विंटल चने की उपज प्राप्त की जा सकती है। जिन किसान भाइयों ने धान की फसल लगा रखी है, उन्हें इस समय फसल की विशेष रूप से देखभाल करने की आवश्यकता है। इस समय धान की फसल में पत्तियां खाने वाले कीट लगने की आशंका रहती है। यदि इस कीट के लगने के लक्षण आपके फसल में दिखें, तो नियंत्रण के लिए क्या करें, आइए जानते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ से। पत्तियों खाने वाले कीट के लिए सबसे कारगर जो दवा है, जिसका नाम है क्लोरपाइरीफॉस। क्लोरपाइरीफॉस तरल या क्विनालफॉस तरल, दोनों कीटनाशक में कोई भी एक दवा 10 लीटर पानी में 15 मिलीलीटर का घोल बना करके उसमें 10 ग्राम सर्फ मिला करके अच्छी तरह मिला करके आप मशीन के द्वारा छिड़काव करेंगे तो बहुत ही कारगर ये साबित होता है। कृषि उपकरण कृषि कार्यों में किसान की मदद कर खेती बाड़ी को आसान बनाता है। कृषि उपकरणों की श्रृंखला में एक नाम है डच हो। ये उपकरण वैसे तो निकाई गुड़ाई के लिए है, परंतु इससे और भी काम लिए जा सकते हैं। इस उपकरण का नाम है डच हो। ये उपकरण वैसे तो फसलों में निकाई गुड़ाई के काम को आसान करता है, लेकिन इस उपकरण द्वारा खेत में नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई करने में सक्षम इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।
कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो आइए अब मिलते हैं एक सफल किसान से और जानते हैं सफलता की मंजिल इन्होंने कैसे पाई। मैं सब्जी से लेकर सारे दान तक हम खेती करते हैं। आज हमारे खेती जो पुराना ढंग से हो रहा था, उस खेती से आज हम जो तकनीकी ढंग से हम कर रहे हैं, उससे हमें 5 गुना मुझे पैदा हो रहा है। जैसे कि आज हमारे वैज्ञानिक तरीके को अपनाते हुए सारे सब्जी भी हम खेती कर रहे हैं, गन्ना भी खेती करते हैं, धान खेती करते हैं और मक्का भी खेती करते हैं। वो सब चीज़ में हम सालाना हमारा करीबन आय हमको करीब 1.5 लाख से 1.25 लाख की इनकम होता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। हजारीबाग अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की मंडियों में अनाज पूर्व सप्ताह के मूल्यों पर टिकी नजर आई। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में कुछ अनाजों के भावों में आंशिक वृद्धि संभव है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियां महंगी बिकी। टमाटर के मूल्य में आंशिक गिरावट दर्ज की गई। आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो वे इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 2000, अधिकतम 2400 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2600, अधिकतम 3000 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1500, अधिकतम 1700 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 11800, अधिकतम 13800 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 8410, अधिकतम 8875 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5600, अधिकतम 6700 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 9700, अधिकतम 10500 रुपए। आलू न्यूनतम 800, अधिकतम 1000 रुपए। प्याज न्यूनतम 4600, अधिकतम 5000 रुपए। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव, जाना मौसम का हाल और कृषि की नई नई तकनीक और उपकरणों की भी जानकारियां ली। तो जानकारियों का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले लेंगे एक अल्प विराम। तब तक आप देखिए ये संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे गोभी वर्गीय सब्जियों में लगने वाले कीट एवं उसके रोगों के बारे में और उनसे नियंत्रण कैसे पाया जाए। तो इसकी जानकारी के लिए सीधे हम आपको लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर AK द्विवेदी के पास, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी भानु घोष। सभी फसलों की तरह सब्जी की फसलों में भी रोग एवं कीटों का प्रकोप आमतौर पर होता है। जहां ये कीटें अपना भोजन प्राप्त करने के क्रम में हमारी फसलों को खाकर क्षति पहुंचाते हैं और हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इसी प्रकार कुछ बीज जनित एवं मिट्टी जनित रोग भी इन सब्जियों में लगते हैं, जो कि फसल को हानि पहुंचाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं गोभी वर्गीय सब्जियों में लगने वाले कीट एवं रोग कौन कौन से हैं और इसका नियंत्रण
किस प्रकार किया जाए। गोभी वर्गीय सब्जियों में विभिन्न प्रकार के कीट लगते हैं। किसान भाइयों को चाहिए कि इन कीटों को पहचान कर उनका प्रबंधन सही तरीके से करें। इन सब्जियों में मुख्यतः डायमंड बैक मॉथ, बोरर, सेमी लूपर और लाही इत्यादि कीट लगते हैं। डायमंड बैक मॉथ छोटे, पतले, मटमैले, हरे रंग के पिल्लू होते हैं। ये पहले पत्तियों को खाते हैं और बाद में गोभी के अंदर रहकर हानि पहुंचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए साइपरमेथ्रिन दवा 0.2 मिलीलीटर तथा पडान 1 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर 7 से 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। सेमी लूपर और बोरर पिल्लू भी इसी प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं और इनका नियंत्रण भी साइपरमेथ्रिन एवं पडान द्वारा किया जा सकता है। इसी प्रकार लाही के नवजात एवं वयस्क कीड़े छोटे, हरे, भूरे या काले रंग के होते हैं, जो पत्तियों की निचली सतह या कोमल टहनियों से चिपककर रस चूसते हैं और विषाणु फैलाते हैं। मोनोक्रोटोफास 1 मिलीलीटर या मेटासिस्टॉक्स 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से 7 दिनों के अंतराल पर छिड़काव द्वारा लाही पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसी प्रकार यदि हम इन सब्जियों में लगने वाले रोगों की बात करें तो गोभी वर्गीय सब्जियों में मुख्य रूप से मृदु रोमिल, काला विगलन और सनबर्न जैसे रोग लगते हैं। मृदु रोमिल एक प्रकार का फफूंद होता है जो पत्तियों के नीचे लगता है और फसल को नुकसान पहुंचाता है। इस रोग से बचने के लिए कार्बेंडाजिम दवा द्वारा बीजों को उपचारित कर बुआई करनी चाहिए। इस प्रकार गोभी वर्गीय सब्जियों के पौधों को कीट मुक्त एवं रोग मुक्त रखकर हम सब्जियों की स्वस्थ फसल प्राप्त कर सकते हैं। जितना भी आप सब्जी का खेती करते हैं, चारा बाजार से खरीद कर खेती न करें। चारा बाजार से खरीद कर खेती करेंगे तो उसकी क्या आपकी दुर्दशा होगी कि जो जहाँ से आप चारा आ रहा है वो चारा का वहाँ पर कीट रोग नियंत्रण हेतु उपचार हुआ है नहीं हुआ है आपको जानकारी नहीं है। और दूसरी बात कि ये फसल में उस चारे में जो है सो माइक्रोन्यूट्रिएंट दिया गया है नहीं दिया गया है ये भी आपको मालूम नहीं है। इसके कारण भविष्य में आपको दैहिक व्याधि, रोग एवं कीट ये 3 चीज़ फेस करना पड़ेगा, जो कि तीनों आ रहा है चारा के अवस्था से। तो इसलिए आप चारा हमेशा खुद का तैयार करें और उसको चारे के समय से ही माइक्रोन्यूट्रिएंट दें। और दूसरे खाद के अलावे में माइक्रोन्यूट्रिएंट में खास करके बोरॉन, जिंक और सल्फर ये 3 का जरूर प्रयोग आप करें और मोलिब्डेनम का ये 4 का जरूर आप प्रयोग करें अपने गोभी वर्गीय फसलों में चारा के अवस्था के समय से ही। इसके अलावे में चारे के समय से ही आप उस पर कार्बेंडाजिम नाम का दवा का छिड़काव एक बार अवश्य करें। साथ ही साथ कीट नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा 1 लीटर पानी में 1.5 ml घोल करके आप छिड़काव किए रहें, ताकि भविष्य में इस कोई कीड़ा जैसो बहुत ही सूक्ष्म हो वो उस पर बैठा हुआ न हो और बाद में आपके फसल को नुकसान न पहुंचाए। इसलिए आपको पहला ध्यान तो वही देना होगा चारे से। अब आते हैं कि जब चारा आप अपने खेत में लगाने जा रहे हैं तब आपको क्या करना होगा। चारा लगाने के समय में ही आपको कार्बेंडाजिम और फिर एक बार इमिडाक्लोप्रिड से आपको चारे को उपचारित करना पड़ेगा। इसके लिए पहले आप जो है सो कार्बेंडाजिम से 1 लीटर पानी में 2 ग्राम घोल करके और चारे के जड़ वाले हिस्से को 10 मिनट के डुबो के रखें, उसको निकालें, उसका पानी करने दें। उसके बाद इमिडाक्लोप्रिड का घोल बनाएं 1 लीटर पानी में 1 ml घोल करके और उसमें पूरे पौधे को डुबोएं और डुबो करके तब जो है सो इस चारे को आप अपने खेतों में रोपाई करें। यहाँ से जब आरंभ करेंगे तो आपको भविष्य बहुत सारा आपको रोग और कीट से मुक्ति मिलेगी। लगेंगे भी तो बहुत ही कम लगेंगे। तो ये तो लगाने के समय की बात है। अब आगे फिर क्या करेंगे? आगे करने के लिए आपको गोभी वर्गीय सब्जियों में डायमंड बैक मॉथ नाम का एक कीड़ा फेमस कीड़ा है, जो कि आपके पत्तों में छेद करता है। आप कोई भी फसल देखिएगा, चाहे वो पत्ता गोभी हो चाहे फूल गोभी हो। तो इसके लिए उसके नियंत्रण के लिए आप इसको 2 तरह से उपचारित करना पड़ेगा। पौधे को उपचारित करना पड़ेगा प्लस पौधा जहाँ लगा वहाँ मिट्टी का उपचारित करना पड़ेगा। इनमें आप क्विनोलफॉस नाम की दवा को प्रति वर्ग मीटर 5 ग्राम के हिसाब से जमीन में दे दें और साथ ही साथ 1 लीटर पानी में 1.5 से 2
ग्राम घोल करके आप इस दवा का या इसके अलावा में फिर आप जो है सो रोगर का या ये मोनोसील का आप घोल करके छिड़काव अपने पौधे पर कर सकते हैं। इससे आपको इस कीड़े से निजात मिलेगा। इनके अलावे में आप अपने खेतों में लगाते समय माइक्रोन्यूट्रिएंट जो बताया हूँ आपको, बोरोन, वो बोरोन जो है 4 किलो प्रति एकड़ के दर से, जिंक 10 किलो प्रति एकड़ के दर से, सल्फर 8 किलो प्रति एकड़ के दर से और मोलिब्डेनम करीब करीब 800 ग्राम प्रति एकड़ के दर से अपने खेतों में प्रयोग करें, ताकि आपको इससे होने वाले रोग, ये दैहिक रोग जो हैं सो आपके में पौधे में ना हो। इससे क्या होगा, आपको बोरोन के कमी से फूलगोभी का रंग देखिएगा कि मोजाइक कलर डेवलप हो जाता है, वो बोरोन के कमी से होता है, वो आपको नहीं होगा। इसके सिवा में यदि अगर बहुत ज़्यादा कमी होगा तो ये मोजाइक जो है सो फिर फूलगोभी, आज बहुत झारखंड के बहुत सारे एरिया में फूलगोभी सड़ने लगा है, तो सड़ता किसी रोग के कारण नहीं है, वो इसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से होता है। इनके अलावा में आप मोलिब्डेनम की यदि कमी होगी तो देखिएगा कि आपका जो फूलगोभी है उसका पत्ता एकदम पतला, ऐसे ही एक लकीर के समान, पेंसिल के समान पतला रह जाएगा, तो ये उसमें ये कमी आती है। यही आपका अगर बंधा गोभी है, बंधा गोभी में बोरोन की कमी से देखिएगा कि इसका सिर जो है ऊपर से फटता है, तो लोग समझते हैं कि हमारा ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने पाया तो फट गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बोरोन के कमी के कारण आपको एक्चुअली फट रहा है। इसलिए आप इसके नियंत्रण के लिए इस बात का ध्यान रखेंगे। डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को और क्या सुझाव देंगे ताकि वो अधिक से अधिक मुनाफा ले सके? हाँ, किसान भाइयों, इसके अलावे में मैं कहना चाहूँगा कि आप देखिएगा कभी कभी फूलगोभी या बंधा गोभी है तो वो दिन में मुरझा रहा है, लेकिन शाम होते होते वो जो है सो पौधा अच्छा हो जा रहा है। ये डेली होगा, डेली। तो इसके लिए एक उसमें जड़ में एक कीड़ा होता है, इसकी रोकथाम के लिए आप जब चारा लगाने चलते हैं उसी समय मर्क्यूरी क्लोराइड नाम की दवा से 1 लीटर पानी में 600 मिलीग्राम दवा घोल करके और उससे जड़ के हिस्से को उपचारित करके तब लगाएं, ताकि आपको ये रोग जो है सो ये रोग के कारण हो रहा है। ये बहुत किसान सोचते हैं कि दिन में पानी का कमी हो गया होगा इसलिए खूब सिंचाई करते हैं, सिंचाई से इसका कुछ लेना देना नहीं है, उस रोग के कारण है, उसका निदान यही है। तो देखा किसान भाई, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी गोभी वर्गीय सब्जियों में लगने वाले रोग, कीट एवं उसके निदान के बारे में। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार किसान भाइयों। तो कैसी लगी ये जानकारी आप लोगों को? जाहिर सी बात है अच्छी लगी होगी। तो चलिए हम और भी जानकारियां लेते हैं, लेकिन सबसे पहले समय हो चला है एक और अल्प विराम का। तब तक आप देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जाड़े का मौसम आ गया है, तो जाड़े के मौसम में हम तो खुद की देखभाल कर लेते हैं ठंड से बचाव की, लेकिन जो किसान भाई बहन जानवरों की देखभाल करते हैं उन्हें ज़रूरी है कि उनके बारे में जानकारी हो। तो चलिए बकरियों की देखरेख किस तरह की जाए इस जाड़े के मौसम में, तो इसकी जानकारी के लिए सीधे हम आपको लिए चलेंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर डी राय के पास, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी सैयद मासूम अहमद। ग्रामीण भाइयों नमस्कार। ग्रामीण भाइयों, आप सब गांव घर में पशुपालन का कार्य करते हैं और इसी क्रम में बकरी पालन इस क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय है। और जैसा कहा भी जाता है कि बकरी गरीब की गाय होती है, और तो ऐसे बात को लेकर के, यानी बकरी पालन को लेकर के
कई प्रकार की सावधानियां बरती जानी चाहिए, विशेष रूप से जाड़े के मौसम में। तो जाड़े के मौसम में बकरी पालन में विशेष रूप से क्या देखभाल करनी चाहिए, इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं होली क्रॉस कृषि विज्ञान हजारीबाग के पशुपालन विभाग के कार्यक्रम सहायक डॉक्टर डी राय साहब। राय साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले राय साहब ये जानना चाहेंगे कि जाड़े के मौसम में बकरी पालन या उसमें विशेष रूप से देखभाल की क्या आवश्यकता पड़ती है? पहले तो आप बताएं कि बकरी जो है गरीबों की गाय होती है, तो ये हमारे यहाँ जो जमुना पहाड़ी की बकरी होती है वो एक दिन में 1.5-2 किलो तक जो है दूध देती है। तो इससे छोटा किसान वगैरह जो है, जो बड़ी बड़ी गाय नहीं खरीद सकते हैं, उनके पास उतनी पूंजी नहीं है, तो इससे अपना घर की आवश्यकता जो है ना दूध की पूर्ति करके कर सकते हैं। तो ये सत्य है कि गरीबों की गाय है, या आजकल जो है ना ये ATM हो गया है। हाँ, जब पैसा की ज़रूरत हुआ तो महिला लोग जो है बेच के और उससे पैसा अपना ले लेती है, क्योंकि इसके बिक्री में भी दिक्कत नहीं होती है। तो महिला लोग अधिकांशतः जो है 2-4 पालती हैं, और इसके अलावा भी व्यवसाय के रूप में जो है ना बकरी पालन वगैरह कर रहे हैं। तो जो लोग अधिक संख्या में बकरी वगैरह रखे हैं किसान भाई, तो उनको जो है सलाह दी जाती है कि जाड़ा के दिन में जो है ना इस तरह से व्यवस्था रखें कि बकरी को जो है ठंड नहीं लगे। ठंड में जो है उससे बीमारी होता है निमोनिया रोग। निमोनिया रोग में क्या होता है कि वो नाक से पानी आने लगता है, कांपने लगती है, हाँफने लगती है, और उसके बाद जो है समय से उपचार नहीं होने पर मृत्यु हो जाता है। छोटा छोटा जो बच्चा होता है सब इसी मौसम में जो है ना ज़्यादा जन्म लेता है, चूँकि किसान भाई उस तरह के योजना बना के प्रजनन नहीं कराते हैं। तो हम किसान भाई को ये बताएंगे कि योजना बना के प्रजनन करावें बकरियों में कि वो जाड़ा में बच्चा नहीं दे, तो उसमें मृत्यु दर जो होता है बहुत कम होगा। हमारे यहाँ भी फार्म में बकरी जो है सब हम लोग जो है अक्टूबर के अंत महीना में प्रजनन कराते हैं, तो जाके उधर फरवरी के अंत में या मार्च के प्रथम सप्ताह में बच्चा देती है। एक भी बच्चा का मृत्यु नहीं होता है। लेकिन वही हम देखते हैं कि जो भाई बकरी पालक भाई ऐसा ही बिना योजना के प्रजनन करा देते हैं, तो उनका बच्चा जाड़ा के दिन में जन्म लेता है, काफ़ी परेशानी होती है और बच्चा मरते रहता है सब। तो इसलिए आप बकरी पालक भाई से ये कहेंगे कि एक योजना बनाए कि बकरा को बकरी से दूर रखें हमेशा। इससे क्या लाभ होगा कि जब प्रजनन कराना होगा जिस माह में, तो बकरा को ले जाने के बाद जो है बकरी यहाँ ऋतुमय हो जाती है और पाल खिलाएंगे, तो ऐसा दिन समय जोड़ के प्रजनन करावें कि वो जाड़ा पार कर जाए। इससे मृत्यु दर कम होता है। दूसरा चीज़ की खान पान, बकरियों में जाड़ा के दिन में ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो इसके लिए जो दाना बनाते हैं उसमें 5% ऊर्जा बढ़ा दें। ऊर्जा के रूप में जैसे है आपको मक्का दर्रा, बाजरा, ज्वार, जौ, जई, इसमें से कोई भी चीज़ जो है जैसे दाना जो बनाते हैं उसमें ऊर्जा की मात्रा अन्य मौसम के हिसाब से 5% बढ़ा देने से उसको ऊर्जा की पूर्ति हो जाती है और बकरी जो है ना स्वस्थ रहती है सब। इसी प्रकार से और भी है उसका देखभाल। उसमें क्या है कि खूंड वगैरह में आजकल जो है काफ़ी गोबर वगैरह ठंड में लग जाती है, तो खूंड वगैरह को भी बढ़िया से साफ़ सफाई रखें। इसके अलावा जो है आप नियमित आहार फर्श वगैरह जो है ना साफ़ सफाई करके सूखा रखें। सूखा रखने से जो अधिक दूध देने वाली बकरी है सब उसमें भी थनैल वगैरह होने का डर रहता है, तो थनैल नहीं होगा। तो इस तरह से साहब आपने बताया कि जाड़े के मौसम में बकरियों में खान पान की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ तक शुरुआत में आपने कहा था कि बकरियों को ठंड से बचाना चाहिए, तो इसके लिए अगर हम उनके जो आप ये कहें उनका बाड़ा या उनका आवास जो तो उसकी किस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए? बकरी बाड़ा वगैरह जो है बनाते हैं पहले तो जब कमर्शियल या व्यवसाय के रूप में बकरी बाड़ा बनाते हैं तो सबसे ये ज़रूरी रहता है कि उसकी लंबाई जो है पूरब से पश्चिम रखा जाता है। चूँकि यहाँ पर हवा जो है ना अधिकांशतः पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब चलती है, तो कोई भी हवा जो है सीधे रूप से बकरी के शरीर में नहीं लगे, वैसे हानि होगा
कि शारीरिक वृद्धि भी कम होगी, ठंड लगेगी, ऊर्जा की खपत ज़्यादा होगी, तो रुक के जो है ना उसके आजू बाजू से हवा आएगी तो उस गति से नहीं लगेगी। और जाड़ा के दिन में पूरे फार्म में बकरी फार्म में आधा भाग में जो है ना धूप लगेगी, चूँकि दक्षिणायन में सूर्य का उदय होता है, दक्षिण पश्चिम में अस्त होता है, तो दक्षिण से धूप आती है तो पूरा फार्म में जो है आपको धूप लगेगी, जिसके कारण बकरी का जो शेड है, जो फर्श है, सूखा हो जाएगा सुबह सफाई करने के बाद। अन्यथा ठंड रहेगा तब काफ़ी जो है ना इसमें गर्मी ये ठंड लगने से निमोनिया वगैरह हो सकता है या बीमारी और भी सर्दी खांसी भी हो सकता है, तो इसलिए पूरा पश्चिम फार्म को रखते हैं। दूसरा चीज़ कि ये आजू बाजू में जो है जाड़ा का समय उसकी व्यवस्था कर देते हैं कि बोरा चट्टी जो है ना उससे ढक देते हैं। उससे ढकने से क्या होगा कि डायरेक्ट कोई भी हवा जो है ना अधिक तेज़ी से फार्म के अंदर नहीं आएगी। तो इस तरह से बोरा चट्टी रात में जो है ना ढक देते हैं, दिन में उठा देते हैं, उसके अंदर बकरी को रखते हैं। तो बकरी जो है ना ये रहती है, साफ़ सफाई भी करते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि फार्म के अंदर नमी ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। नमी रहने से जो है ये चमोकन, अठई, अठगोरवा जो है ना ज़्यादा पैदा होता है, बकरी सबको पकड़ता है, खून जो है ना उससे लेके अपना भोजन करता है, बकरी कमज़ोर हो जाती है, सब उत्पादन क्षमता कम हो जाती है बकरी में। तो उससे भी बचाव रखें, सूखा नीचे फर्श वगैरह रख के। और जाड़ा के दिन में एक चीज़ और आपको बता दें कि फर्श ठंड से बचाने के लिए बकरियां थोड़ा ऊंचा खोजती है, तो उसके लिए लंबा लकड़ी का पटरा बना के और दीवार के चारों तरफ किनारे किनारे दे देने से उस पर बकरी बैठती है सब, और गोबर पेशाब जो करती है वो नीचे गिर जाता है। तो इस तरह से जो है ना जाड़ा के दिन में बकरी के लिए व्यवस्था करें। तो डॉक्टर साहब, जाड़े के मौसम में बकरियों की देखभाल देख रेख के विषय में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आशा करती हूँ कि आज की जानकारियों से आप अवश्य ही लाभ उठाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर से हाजिर होंगे। आप हमें अपने सवालों के लिए हमें खत भी लिख सकते हैं। उसके लिए आप हमारा पता लिख लें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। हम फिर से हाजिर होंगे अगले हफ्ते। जोहार।